नमस्कार, मेरा नाम प्रीति रघुनंदन है। आप देख रहे हैं अड़ी। यूक्रेन और गाजा के बाद अब लेबनान युद्ध का नया सेंटर बन गया है। इजरायल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक से लेबनान में भीषण तबाही हुई है। आज की अड़ी इसी पर जंगी मैदान से आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि गाजा के अल मवासी में इजरायल का बड़ा हमला हुआ है। इजरायली सेना की अल मवासी में स्ट्राइक हुई है और 130 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और इजरायली हमले में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें उस विध्वंस की आपको दिखा रहे हैं जिसमें गाजा के अल मवासी में इजरायल ने बहुत बड़ा हमला किया है और इजरायली सेना की अल मवासी में ये स्ट्राइक हुई है जिसमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इजरायली हमले में 300 लोगों के ज्यादा कहा जा रहा है कि घायल हुए हैं और ये आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो सकता है। हालांकि जिस बात की तस्दीक की जा रही है उसमें इजरायल की तरफ से बहुत सारे दावे हैं। दावा ये कि स्ट्राइक के बाद खान यूनिस में बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ है। खान यूनिस में आईडीएफ का बड़ा सर्च ऑपरेशन, हमास के टॉप आतंकियों के छिपे होने की खबर है। वहां पर अल मवासी में हमास कमांडर की मौत का दावा किया जा रहा है और यही आज की सबसे बड़ी खबर भी है। इस वक्त की खबर यह कि स्ट्राइक के बाद खान यूनिस में बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ है। खान यूनिस में आईडीएफ ने यह सर्च ऑपरेशन किया है जिसमें हमास के टॉप आतंकियों के छिपे होने की खबर है। अल मवासी में हमास कमांडर कहा जा रहा है उसकी मौत का दावा हो रहा है, लेकिन हमास ने उसे पूरी तरह से खारिज किया है। खान यूनिस एक्शन के बाद आईडीएफ की बड़ी बैठक की भी जानकारी मिल रही है। योव गैलेंट में आईडीएफ शिन बैट के साथ बैठक बुलाई गई है और आतंकी ठिकानों को तबाह करने की रणनीति पर इसमें बात हुई है। हर्जी हालेवी और रोनेन वार बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये बैठकें इस पूरे युद्ध में एक नया टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती हैं। और अब आपको हम तीन विजुअल्स के साथ दिखाने जा रहे हैं। ऐसे में अब आप समझिए कि युद्ध में इस वक्त क्या एक्चुअल स्थिति बनी हुई है। खबर ये मिल रही है कि इजरायल की तरफ से हमले में 300 से ज़्यादा लोगों को घायल किया गया है और 130 लोग मारे गए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दाइफ मारा गया है जो कि बहुत बड़ा हमास का कमांडर था। गाजा के अल मवासी में आईडीएफ का हमला हुआ है। हमास कमांडर दाइफ की मौत का दावा हमास जिसे अभी तक कंफर्म नहीं कर रहा है। खान यूनिस एक्शन के बाद आईडीएफ की बैठक की जानकारी मिल रही है जिसमें गैलेंट की आईडीएफ शिन बैट के साथ बैठक हुई है। इन तीनों तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से विध्वंस अपने चरम पर नजर आ रहा है जिसमें अफरा तफरी का माहौल है। और आइए आपको हम अपने बड़े पैनल से तारुफ करवा देते हैं। आज का बड़ा पैनल इस दाइफ के कमांडर के मौत के ऊपर डिस्कशन को लेकर है जिसमें प्रोफेसर राजन कुमार फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल एसबी अस्थाना जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेजर जनरल वीके दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस चर्चा में, सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत करने जा रही हूँ मेजर जनरल एसपी अस्थाना से। सर, दाइफ को लेकर आईडीएफ का ये बहुत बड़ा दावा जिसे हमास पूरी तरह से खारिज कर रहा है, लेकिन इस दावे में कितना दम नजर आ रहा है? देखिए, इजराइल की अब बार बार कोशिश रहेगी कि उन इलाकों में जहां वो पहले लड़ाई लड़ चुके थे या पहले एक बार ऑपरेशन कर चुके थे, ऐसा कि पहले भी माना जा रहा था कि बार बार हमास सिविल पॉपुलेशन के साथ अपनी अपनी जगह चेंज करता रहेगा और जगह जैसे जैसे पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये हमास के लड़ाके भी उसी मुताबिक मूव होते रहेंगे। और अब इजराइल के सामने वही चीज़ स्थिति आ गई है कि जिन जिन इलाकों के ऊपर पहले उन्होंने हमला करके उसकी कॉम्बिंग ऑपरेशन जिसे बोलते हैं हम, वो कर दिया था, अब वो दोबारा से वहीं आना पड़ रहा है। अब ये जो हरकत है इसमें जाहिर है कि कुछ सच्चाई होगी, कुछ शायद नुकसान हमास को भी हुआ होगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान तो खैर होता ही जा रहा है हमास को, लेकिन ये भी कहना सही नहीं होगा क्योंकि इजराइल कोई भी आदमी मरता है वो बोलते हैं कि हमने हमास मार दिया। और जितनी जहाँ तक हमास का सवाल है वो ये बताएंगे कि नहीं ये सिर्फ सिविलियन मारे हैं, हमारा तो कोई आदमी मरा ही नहीं है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इंफॉर्मेशन वॉर जो है ये भी चलती रहेगी। कॉन्ट्रडिक्शन कितनी देर तक बना रहेगा? क्योंकि अगर दाइफ जो कमांडर है हमास का वो मारा गया है तो ये बहुत बड़ा एज होगा इजराइल के लिए। बड़ी खबर इस बीच आ रही है गाजा में हमले को लेकर। खान यूनिस पर F-16 से बमबारी हुई है, खान यूनिस पर फाइटर ड्रोन से भी हमला हुआ है।
इजराइल की फाइटर ड्रोन से स्ट्राइक हुई है। ये अभी तक की बड़ी खबर। देखिए, दाइफ का मारा जाना ये कहा जा रहा है कि इस लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर दाइफ मारा जाता है तो इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ा एज होगा, टर्निंग पॉइंट इस युद्ध में होगा। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दाइफ वो शख्स है जिसने पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनाई थी इस वॉर को अंजाम तक पहुंचाने की। और आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल कैसे खान यूनिस को निशाना बना रहा है। इजरायली फोर्स ने खान यूनिस पर टारगेट सेट कर रखा है। इजराइल का दावा था कि खान यूनिस में ही हमास के टॉप कमांडर छिपे हुए हैं। इजराइल के हमले में 130 से ज़्यादा लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से इसी पर मैं कमेंट लेने के लिए प्रोफेसर राजन कुमार को अपने साथ जोड़ रही हूँ। प्रोफेसर राजन कुमार, अभी तक कंफर्मेशन हमास की तरफ से नहीं आया गया है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल ने खान यूनिस इलाके को टारगेट किया है, टॉप कमांडर के छिपे होने की इंफॉर्मेशन उसे मिली थी, आपको क्या लग रहा है, कितना ज़्यादा एज लेने की कोशिश है या फिर रियलिटी यही है कि बड़ा कमांडर हमास का मारा गया है? देखिए प्रीति, अगर इसमें उसकी मौत हुई है तो इजराइल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस ढंग के दावे पहले भी किए गए थे। तो जब तक हमास की ओर से या अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के द्वारा कंफर्म नहीं किया जा सकता, अभी कंफर्म नहीं आता है, कंफर्मेशन नहीं आता है, तब तक यह मानना मुश्किल होगा। लेकिन यह ज़रूर है कि इस वॉर में वहाँ पे इजराइल की जो स्ट्रेटजी है अभी गाज़ा को लेके और खान यूनिस को खास कर लेके, उनकी स्ट्रेटजी यह है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे जो बातचीत चल रही है, वहाँ पे अमेरिका पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे सीज़ फायर जल्द से जल्द इस्टेब्लिश हो, और उससे पहले इजराइल वहाँ पे हमास के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं कम से कम उसका सफाया करना चाहते हैं, ताकि वो नेतन्याहू अपने लोगों को बता सकें कि वहाँ पे उनकी उपलब्धि, और उसके बाद वो फिर फोकस लेबनान में करना चाहते हैं। तो अभी उनकी स्ट्रेटजी यही है कि वहाँ के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, और मुझे लगता है अगर यह हुआ है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनरल वीके दत्ता, जैसे प्रोफेसर राजन कुमार कह रहे हैं, उसको एक एक्सटेंडेड फॉर्म में मैं आपसे समझना चाहूंगी। वो बात ये कि कैजुअलिटीज को लेकर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। हालांकि इजराइल आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत पिन पॉइंट टारगेट था, लेकिन पिन पॉइंट होता तो इतनी कैजुअलिटीज, इतने लोगों के घायल होने की खबर न आती। तो ये पूरा टारगेट, ये पूरा ऑपरेशन किस सोची समझी रणनीति का हिस्सा इजरायली सेना का नजर आता है आपको? देखिए, ऐसा है कि ये जो स्ट्राइक कराया अभी इजराइल ने, वो यही टारगेट लेके चल रहे हैं। खान यूनिस में जितने हमास के लड़ाके हैं उनको मार दिया जाए, उनको खत्म किया जाए, और उसके बाद ही कोई नेगोशिएशन की बात होगी। हालांकि इजराइल का बड़ा मुद्दा था कि हमको अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाना है। अभी हॉस्टेज को छुड़ाने के लिए लगातार इजराइल नॉर्थ से साउथ तक गाजा के अंदर जो हमने ऑपरेशन देखे हैं वो लगातार चालू हैं, और कई कई जगह में दोबारा उनको जाना पड़ रहा है। और अभी जो अल मवासी में अभी अटैक किया इजराइल ने, इनको एक कंफर्म इंफॉर्मेशन आई थी कि अल दाइफ जो इनका मोस्ट वांटेड है, जो इनका लीडर है हमास का, वो इजराइल को उसकी एक सटीक इंटेलिजेंस मिली थी। उस इंटेलिजेंस को लेके उन्होंने अल मवासी कैंप के ऊपर ये स्ट्राइक करी है। अभी उसके साथ में कोलैटरल डैमेज जरूर हुआ है, 130 लोग मारे गए हैं और 300 के करीब लोग घायल हुए हैं। लेकिन अगर ये इतना हो जाने के बावजूद भी अगर दाइफ मारा गया है तो ये इजराइल के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि कोई भी नेगोशिएशन में आने से पहले इजराइल का ये मकसद है कि हम मैक्सिमम डैमेज हमास को करके हमास की लीडरशिप, हमास की फाइटिंग कैपेबिलिटी को खत्म कर दे, और जो फिलाडेल्फी जो कॉरिडोर है उसके ऊपर कब्जा बना के रखें, जो इजिप्ट और गाजा के बीच का बॉर्डर है। सर, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर गाजा से ही आ रही है। हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, और ये दावा इजरायली मीडिया ने किया है। इजरायली मीडिया में ये खबर जबरदस्त तरीके से प्रचार की जा रही है कि दाइफ, जो कि इस वक्त हमास का कमांडर है, उसे मार दिया गया है। खान यूनिस के अल मवासी में उसके मारे जाने का ये दावा किया जा रहा है। मोहम्मद दाइफ हमास सैन्य विंग का कमांडर था, और अगर वो मारा जाता है तो इस युद्ध में कहा जा रहा है कि और ज्यादा विध्वंस होने की तैयारी है, क्योंकि एक्शन का रेपरकशन जरूर होता है, और इजराइल का जवाब अब हमास और ज्यादा विध्वंसक तरीके से देता है। अगर
ये खबर कंफर्म होती है। हालांकि अभी तक ये खबर कंफर्म हमास की तरफ से नहीं की जा रही है। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पूर्व एम्बेसडर है। सर, ये बताइए कि इस वक्त इस खबर के कंफर्म होने में जो एक बहुत बड़ी लाइन बनी हुई है वो क्लियर कब तक होगी? क्योंकि हमने पास्ट के इंसिडेंट में देखा है कि बहुत सारे इसी तरह के कमांडर मारे जाते हैं, फिर अचानक से जिंदा भी हो जाते हैं। तो खबर कंफर्मेशन में और कितना वक्त लगेगा? देखिए, ऐसा है कि ये वार चल रही है और ये अक्टूबर से चल रहा है, और जैसा कि अभी और एक्सपर्ट्स ने बोला था कि इस तरह की खबरें दोनों तरफ से करी जाती रही हैं जी। और जहां तक डैफ का सवाल है, उसको 6-7 दफा मार चुके हैं और मीडिया में, लेकिन वास्तव में वो मारा गया यह होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वो खुद सामने आता है तो सर, आप थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं सिग्नल आपके। हम चाहते हैं कि वो दुरुस्त हो और आपकी पूरी बात हम तक पहुंचे और व्यूअर्स आपको सुने। इस बीच एक बड़ी खबर पहुंचा देते हैं। मोहम्मद दाइफ की मौत के ऊपर हमास का ये दावा। हमास ने दाइफ की मौत की खबर को गलत बताया है। आईडीएफ प्रोपेगेंडा कर रही है। हमास की तरफ से ये बात कही गई है। देखिए, ये बार बार बात कही जा रही थी कि आखिर ये सच है या नहीं है। मोहम्मद दाइफ जो कि कमांडर है हमास का, क्या वो मारा गया है? इसको लेकर इजराइल तमाम तरह के दावे कर रही है। इजराइल कह रहे हैं कि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, स्ट्राइक एयर की तरफ से की गई, एयर स्ट्राइक की गई। इसके अलावा ये कहा गया कि जो ऑपरेशन था ये आईडीएफ और शिन बैट का कंबाइन ऑपरेशन था। ऐसे में वो तमाम ऐसे बातों को हमास के लिए कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से, ताकि ये कंफर्म हो कि मोहम्मद दाइफ की मौत हो चुकी है। ऐसे में मैं एक बार फिर से रुक करना चाहती हूँ। सर, एसबी अस्थाना, एक बात ये बताइए, ये प्रोपेगेंडा आईडीएफ अगर करता है तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमास ये कह रहा है कि प्रोपेगेंडा हो सकता है। देखिए, कमांडर का मारा जाना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लड़ाके हैं उनके मोराल के लिए। तो जब भी इस किस्म की खबर फैलाई जाती है, उसका एक मकसद ये भी होता है कि जो लड़ाके लड़ रहे हैं या लड़ाके वहाँ पर फंसे हुए हैं, वो शायद इस चीज़ को सोच के उनकी जो लड़ने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाए। अब जहाँ तक इस खबर का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसको हम सही भी नहीं मान सकते और गलत भी नहीं मान सकते, क्योंकि एक दावा है, जैसा कि काफ़ी लोग बोल चुके हैं। लेकिन दो चीज़ें ज़रूर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले इजराइल के कमांडर ने खुद कबूल किया था कि जो हमास की लड़ाई है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम हमास को पूरी तरीके से बर्बाद कर पाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। कारण ये है क्योंकि एक तो आइडियोलॉजी है, दूसरे सारे कमांडर गाज़ा में हैं भी नहीं। तीसरी बात ये है कि जो कमांडर और जो लड़ाके हैं वो पॉपुलेशन में मिक्स हुए रखे हैं। जब ये नोटिस देते हैं कि जी आप इस इलाके को खाली कर दीजिए, तो जाहिर है कि हमास वाले भी तो उस इलाके को खाली कर देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। इसीलिए हर जगह में बार बार इन लोगों को कोम्बिंग करनी पड़ती है। इसी चीज़ को अगर आप समझने के लिए दर्शकों को समझाना चाहूँगा, अभी आप देखेंगे कि कश्मीर में सेम गाँव में हमने कम से कम 10 बार सर्च किया होगा, क्योंकि टेररिस्ट जो हैं वो एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और फिर वापस उसी गांव में आ जाते हैं। वही चीज़ वहाँ भी चलती रहेगी। इसलिए शुरू से, लड़ाई के शुरू से मैं ये बता रहा हूँ कि हमास को, ये नेतन्याहू का ये कहना दावा कि हम हमास को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, जो भी लोग मरे हैं उनके बच्चे जितनी नफरत के साथ वो जी रहे हैं, जाहिर है कि जितनी हमास को ये लोग मारेंगे उससे ज़्यादा हमास दोबारा पैदा हो जाएंगे। इसलिए ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली कहानी है। जो एम है इजराइल का, वो एम अचीवेबल नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये जो कमांडर है ये मारा जाता है तो ये एक उपलब्धि इजराइल अपनी तरफ से काउंट करेगा। यानी कि कितने भी कमांडरों को मौत के घाट इजराइल उतार दे, कभी भी इस युद्ध में पूरी तरह से हमास का खात्मा इजराइल नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है हमलों पर। आईडीएफ का बड़ा दावा, मोहम्मद दाइफ राफा सलामा को टारगेट कर हमला किया गया है। दाइफ की सुरक्षा में लगे थे 100 से ज्यादा लड़ाके, जिनके मारे जाने की इस वक्त खबर आ रही है। और साथ ही आईडीएफ ने कहा है कि हमला काफी सटीक था, हमला बहुत सटीक था। हालांकि इस सटीक हमले को लेकर भी कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस पर प्रोफेसर राजन कुमार का मैं एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। सर, आईडीएफ कह रहा है कि हमला सटीक था। ये कौन सा सटीक हमला था जिसमें 130 लोग मारे जाते हैं, 300 लोग घायल हो जाते हैं, और आप कहते हैं कि आपने एआई का इस्तेमाल किया, आपका जॉइंट ऑपरेशन था? ये सटीक हमला कहा जाएगा?
मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, और मैं बिल्कुल जो अस्थाना सर बता रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे कि हमास का खात्मा वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। जिस ढंग के वो फोर्सेस हैं, एमॉर्फस फोर्सेस हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है, सब जगह छुपे हुए हैं। लेकिन इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? कई बार आपने देखा है कि जब वहाँ पे मैसिव डैमेज होता है, खासकर सिविलियन पॉपुलेशन और इतनी बड़ी संख्या में लोग मरते हैं, तो इजराइल वहाँ पे इस न्यूज़ को यह कह के बताने की कोशिश करता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा कमांडर कोई था, छुपा हुआ था, जिसके कारण ये हमला किया गया और इसके कारण से इतने लोगों की जान गई है। तो ये एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है, साइकोलॉजिकल डिफेंस भी होता है, और इजराइल ऐसे कई बार कह चुका है, और उसके बाद फिर से उसके जो लीडर हैं अचानक से फिर से वापस आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी यह कहना, यह दावा जरूर है, और अगर मरा है तो इजराइल की उपलब्धि भी जरूर है, लेकिन यह मानना अभी मुझे लगता है जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको स्थापित नहीं करती है, तब तक इसको एक साइकोलॉजिकल क्लेम के रूप में देखना चाहिए, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के रूप में देखना चाहिए। सर, जब साइकोलॉजिकल वॉर की बात आती है और फैक्ट्स को उनके साथ मिलाया जाता है, अगर उनमें फार डिफरेंस होता है तो आप दावे चाहे जो भी कर लें, उससे कोई फायदा नहीं होता। अभी तक ऐसा लग रहा है इजराइल के इन दावों को देखते हुए। इधर बड़ी खबर आ रही है, रिहायशी इलाके में छिपे थे दाइफ सलामा। दाइफ के खात्मे से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा। दाइफ सलामा के साथ थे दर्जनों लड़ाके, और दर्जनों लड़ाकों को भी मौत के घाट आईडीएफ की सेना ने उतार दिया है। दहशत का मंजर इस वक्त लगातार बना हुआ है। और इसके साथ ही जिस दाइफ के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, मोहम्मद दाइफ आखिर था कौन? तो हम आपको दिखा रहे हैं पूरी डिटेलिंग मोहम्मद दाइफ की। दाहिना हाथ नहीं उसका था, बायां हाथ भी नहीं था, दोनों पैर भी नहीं थे, एक आंख भी नहीं थी। ये जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ शख्स आपको नजर आ रहा है, इसी तरह का दिखता था मोहम्मद दाइफ। बेहद रहस्यमयी गाजा की सुरंगों में उसका ठिकाना रहा करता था। अल कस्साम ब्रिगेड का उसे प्रमुख कहा जाता था, और मोसाद ने 7 दफे उसे मारने की कोशिश की। इधर गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से उसने पढ़ाई की, और पहले इत्तिफादा में वो जेल गया। 1400 लोगों की मौत का जिम्मेदार यही मोहम्मद दाइफ कहा जा रहा है। और देखिए, इसका हड़कंप, इसका कहर, इसका खौफ इस कदर था, जिसे सेलिब्रेट करने की तरह इजराइल देख रही है कि अगर मोहम्मद दाइफ को उसने मौत के ठिकाने लगा दिया है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इधर गाजा पट्टी पर बड़ी खबर आ रही है, इजराइल का एक दावा। लेकिन उससे पहले मैं रुक करना चाहती हूँ, हमारे एक्सपर्ट इस वक्त लगातार बने हुए हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता साहब। सर, ये जो अपीयरेंस हम दिखा रहे हैं और इसका खौफ जिसकी माइलेज इजरायली सेना ले रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये इजराइल का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था दाइफ, और इसको पहले भी लगातार 1995 के बाद से इसके ऊपर मोसाद लगातार कार्रवाई कर रही थी। ये इसको अरेस्ट भी किया गया था पैलेस्टाइन अथॉरिटी द्वारा, उसके बाद दोबारा ये छूट गया था ये। और ये ही आदमी है जिसने ये पूरा 7 अक्टूबर का जो कांड था पूरा प्लान किया था, वो ऑपरेशन करके हॉस्टेज टेकिंग और जो इजराइल के अंदर मार काट करी, उसी आदमी का प्लान था। इसलिए ये सबसे बड़ा टारगेट था इजराइल का, इसको मारना। और अगर ये मारने में सफल हो गया इजराइल, तो इनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगा, इजराइल कभी भी चुन के सिविलियन टारगेट को स्ट्राइक नहीं करता। वो जब भी टारगेट को स्ट्राइक करता है वो कई मिलिट्री टारगेट होता है, लेकिन मिलिट्री टारगेट के साथ साथ में हमास सिविलियंस को एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जहाँ भी लड़ते हैं, जहाँ भी छुपते हैं, बहुत सारे सिविलियंस को वहाँ इकट्ठा करते हैं ताकि उनके ऊपर हमला ना हो, और अगर हमला हो तो इजराइल को एक क्रिमिनल के तौर पे दिखाया जाए। तो अगर उसके साथ में 100 लड़ाके थे और मोहम्मद दाइफ की कंफर्मेशन है, तो अगर जो मारे गए हैं लोग 180-90 के करीब जो हम बोल रहे हैं, और 300 घायल हुए हैं, उसके अंदर यकीनन हमास के 100 लड़ाके शामिल होंगे। अगर ये बिल्कुल सटीक हमला था और चुन के इजराइल ने मारा है, तो अभी ये समय बताएगा कि इसकी कंफर्मेशन कहां से आएगी। लेकिन सर, ये जो पिक्चर हम दिखा रहे हैं, सुशील कुमार सिंघल जी, ये पिक्चर जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिसका एक आंख नहीं है, जिसका दाहिना हाथ नहीं है, बायां हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, इसको कहा जा रहा है कि ये बहुत खतरनाक और खौफनाक था। तो ऐसे में जो लोग मोहम्मद दाइफ को लेकर तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और जो इमेजिनेशन बना रहे हैं और जो पिक्चर सामने आ रही है उसमें मेल नहीं है, क्या वाकई में इतना खतरनाक था? देखिए, उसने जो कार्यवाही की है
उससे तो ये बहुत खतरनाक, क्योंकि दिमाग तो उसका था, उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, उसका दिमाग तो बहुत काम कर रहा था। और उसने, आपने जैसे बताया कि 1400 लोगों को मार चुका है, और अक्टूबर 7 का जो बहुत बड़ा धब्बा एक तरीके इजराइल आर्मी पे लगा है, उनकी रिपोर्ट भी आई है कल कि उन्होंने माना है कि हमारी से गलती हुई, हमने जो है वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। तो ये सिंगल हैंडेडली इस आदमी ने इनके साथ में जो इजराइल के जो इतना झटका दिया, तो क्लियरली शो करता है कि ये बहुत ही उनके लिए खतरनाक आदमी है। और जैसा कि और एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अगर ये इस बात में सच्चाई है तो जो लड़ाई का रुख है वो बदलने की बहुत बड़ी संभावना है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी, इंसान है, खासकर हमास के लिए और इजराइल के लिए, जो कि जो ये लड़ाई चल रही है उसके बीच में खड़ा हुआ है इस वक्त। अगर ये इजराइल का दावा ये सच्चा है तो आप 2-4-5 दिन में देखेंगे कि लड़ाई का रुख बदलने लगेगा। सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लेबनान से जाबाज रिपोर्टर TV9 भारतवर्ष के हमारे साथ सुमित भी जुड़ रहे हैं। सुमित का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिसमें एसबी अस्थाना साहब, मैं आपको चाहती हूं कि आप प्लीज वॉल के साथ आइए। और अगर मैं सही हूं, सुमित फिलहाल बताइए ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट इस पूरे वॉर को लेकर, इस एयर स्ट्राइक को लेकर आप दे पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, ऐसा नहीं है कि इजराइल का अगर एयर स्ट्राइक खासतौर पर अगर सिर्फ गाजा में हुआ है तो उसके असर सिर्फ गाजा में आपको देखने के मिलेंगे, उसके असर आपको यहाँ पर साउथ लेबनान में आपको हिजबुल्लाह की तरफ से भी देखने पड़ेंगे, आपको यमन से भी देखने को मिलेंगे, आपको ईरान से भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप मोहम्मद दाइफ की अगर आप बात करें तो वो सिर्फ एक कमांडर नहीं थे हमास के, उनका जो वजूद था, उनका जो लगातार स्ट्रैटेजीज थी, उसको ईरान भी मानता था, उसको लगातार लेकर हिजबुल्लाह भी मानता था। एक तरीके से एक कमांड सेंटर लेकर फॉलो करते थे। अभी महत्वपूर्ण ये है क्योंकि खान यूनिस के वेस्ट इलाके में, ये इलाके में जहां पर ये पूरा अटैक किया गया है, वहां पर अभी भी इजराइल की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि मोहम्मद दाइफ जख्मी हो सकते हैं। गंभीरता के बारे में अभी नहीं बताया, लेकिन ये भी सही है कि इससे पहले इजराइल ने करीबन 8 से 9 बार इस बात का दावा किया है कि उसने मोहम्मद दाइफ को मार गिराया है। कभी ये दावा किया कि उन्होंने देखिए लगातार उनको अटैक किया, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उनकी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन हमेशा मोहम्मद दाइफ के होने का, उनके वजूद का हमेशा प्रमाण मिले। और अभी थोड़े दिन पहले IDF की तरफ से ये खुलासा किया गया था कि 70 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स और कई ऐसी चीज़ें हैं जो सीज की थी, जिसमें मोहम्मद दाइफ के कई लेटेस्ट पिक्चर्स भी मिले थे। और IDF की तरफ से कहा गया कि हमने मोहम्मद दाइफ के लोकेशन को भी आइडेंटिफाई किया, उनके लोकेशन को भी हमने मॉनिटर किया है। तो ये भी तय है कि IDF लगातार बनी हुई थी उनके वेयरअबाउट्स जांचने परखने के लिए, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हमास ने इसको डिनाई किया है, हमास लगातार इस बात को डिनाई करता है, लेकिन अभी हाल में इसको लेकर वेरिफिकेशन ज़रूरी है। लेकिन अगर मोहम्मद दाइफ मारा गया है तो निश्चित तौर पर यह सिर्फ हमास के लिए नहीं बल्कि बाकी प्रॉक्सीज के लिए भी एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि गाजा के अंदर 9 महीने से ज़्यादा IDF को लगातार ट्रैप करके रखना और लगातार उनको वहाँ से निकलने ना देना, ये हमास की एक बड़ी, आप इसे कह सकते हैं, उपलब्धि है, उनके एडवांटेज है। और अभी जब हिजबुल्लाह लगातार IDF को थ्रेट कर रहा है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स के अंदर लगातार अटैक कर रहा है, तभी कहा जा रहा था कि जैसे ही IDF की फोर्सेज नॉर्दर्न बॉर्डर्स में निकलेंगी तब जो मोहम्मद दाइफ हैं बड़े एक्शंस का प्लान कर रहे। तो ये एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा एडवांटेज होगा अगर निश्चित तौर पर अगर IDF की तरफ से जो कहा जा रहा है कि उन्होंने मोहम्मद दाइफ को मार गिराया है, अगर वो प्रमाण हो जाता है। देखिए, इसमें ऐसे भी देखना पड़ेगा सुमित कि इस पूरे एक्शन में जरा सी भी अगर सच्चाई है तो समझना ये होगा कि इजराइल के साथ खड़े हुए मुल्क इस पूरे एक्शन को किस तरह से देखते हैं। क्या वो इजराइल के साथ तब भी खड़े रहेंगे? इधर बड़ी खबर, गाजा पट्टी पर इजराइल का एक और दावा, UNRA हेडक्वार्टर के नीचे हमास का हथियार भंडार, यूनिवर्सिटी की इमारत के नीचे भी हथियार भंडार है। इजरायली कमांडोज के छापेमारी में ये खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी इससे संबंधित दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें एक बार देखिए, गाजा पट्टी पर इजराइल का एक और दावा। ये तस्वीरें इजराइल की तरफ से जारी की गई हैं। UNRA हेडक्वार्टर के नीचे हमास का हथियार भंडार है, ऐसा दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। देखिए, उस दावे में वो डिटेलिंग भी करके दिखाई गई है कि कहां कहां क्या क्या चीजें हैं। यूनिवर्सिटी की इमारत के ठीक नीचे हथियार भंडार होने के सबूत इजराइल की तरफ से दी गई है।
और इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी के नीचे ही नहीं, इमारत के यूएनआरए हेडक्वार्टर के नीचे भी हमास का हथियार भंडार है, जिसका जिक्र इस वक्त हम लगातार कर रहे हैं। इजरायली कमांडोज के छापेमारी के बाद ये खुलासा हुआ है। एक और बड़ी खबर, अल मवासी अटैक के बाद वेस्ट बैंक में अलर्ट है। आईडीएफ जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अल मवासी अटैक से हमास में बौखलाहट है। बड़ी खबर, अल मवासी अटैक के बाद वेस्ट बैंक में अलर्ट। वेस्ट बैंक में अलर्ट मतलब आईडीएफ जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अल मवासी अटैक से हमास में बौखलाहट है। इजरायली स्ट्राइक में हमास को भारी नुकसान हुआ है। इजरायली हमले में हमास के 2 बड़े कमांडर ढेर हुए हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर ये खबर कंफर्म होती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमास को होगा। लेकिन हमास का खात्मा कर पाना इजराइल के लिए ना पहले बहुत आसान था ना अभी आसान है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बहुत नुकसान हुआ है इजरायली स्ट्राइक में हमास को, और इजरायली हमले में हमास के 2 बड़े कमांडर ढेर हैं। देखिए, जो आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वहाँ पर बहुत भीषण तबाही हुई है। हालांकि इजरायली सेना, इजराइल के नेता वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत पिन पॉइंट टारगेट किया, लेकिन देखिए ये तस्वीरें बता रही है कि अपनों को खोजने की मुहिम लोगों की जारी है। कुछ लोग वहाँ पर फावड़े के जरिए ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो घर थे, उनकी जो इमारतें थी, उनका सामान था, क्या वो वहाँ बचा है। और इतना ही नहीं, कई लोगों के इस मलबे के नीचे दबे होने की खबर है, जो बहुत ही ज़्यादा मानवीय स्तर पर देखें तो बुरी खबर है। और इजरायली हमले में हमास को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में हमास के 2 टॉप कमांडर मारे गए हैं। आयमान शोहेद जो डिप्टी कमांडर था हमास का, ये देखिए आयमान शोहेद डिप्टी कमांडर हमास का मारा गया है। इसके साथ ही हुसम मंसूर कमांडर हमास का मारा गया है, और ये हुसम मंसूर जो प्लाटून कमांडर था हमास का, इसका भी मारे जाने की खबर कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। वीके दत्ता साहब, जरा ये बताइए सर कि ये दावे सिर्फ और सिर्फ अगर किए जा रहे हैं तो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जो दर्दनाक पहलू है, जो मानवीय पहलू है, वो ये कि इन कमांडर्स को मारा गया या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। पर वहां पर जो मानवीय संहार हुआ है उसको लेकर एक बार फिर से इजराइल कैसे जस्टिफाई कर पाएगा? देखिए, ऐसा है कि अभी तक 68,348 के करीब लोग मारे गए हैं गाजा के अंदर, 38,000। तो 38,000 के आंकड़े के अंदर ये 100 या 300 लोग घायल होना कोई बड़ी फिगर नहीं है, कोई बड़ी मतलब तादाद नहीं है। इतने बड़े 9-10 महीने हो गए जंग को लगे हुए। इसलिए जहाँ तक इजराइल का सवाल है, वो लगातार जो उनके टारगेट है उनको स्ट्राइक करता चला जा रहा है। कोलैटरल डैमेज उसके अंदर हो रहा है। हमास सिविलियंस को एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बोलती है। अभी अगर इनके कमांडर मारे गए हैं, इसकी कंफर्मेशन अपने आप आएगी। अगर मारे गए हैं तो आप देखिएगा अगले 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के तहत लेबनान की तरफ से, हो सकता है यमन की तरफ से भी इजराइल के ऊपर कोई ना कोई बड़ा जो मिसाइल स्ट्राइक या ड्रोन स्ट्राइक होगा। क्योंकि जब भी कोई इनके बड़े कमांडर मारे जाते हैं, चाहे हिजबुल्लाह के हो, हमास के हो, तो वो उधर आपके हुती की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से और हमास की तरफ से उसका रिटेलिएशन जरूर आता है। वीके दत्ता, जो आप बात कह रहे हैं इसी पर मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ सुशील कुमार सिंघल जी का। सर, इजरायली हमले में हमास को बहुत भारी नुकसान हुआ है, लेकिन जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि 2 टॉप कमांडर मारे गए हैं। ये खबर कंफर्म होती है तो रिएक्शन हमास की तरफ से इस विध्वंस का कैसे दिया जाएगा? इसमें क्या है कि अगर ये सच खबर है तो इसमें सर्टेनली जो है एक बात है कि हमास तो इस वक्त डिफेंस पर है वो, क्योंकि उनका जो एम है उनको इन्वॉल्व रखने का है कि इजरायली आर्मी, आईडीएफ फोर्सेस वहां से लेबनान से गाजा पट्टी एरिया से ना निकाल पाए। और रिएक्शन जो आएगा मेन इसमें ये आएगा हमास से एंड हुटी से। हमास अभी जो जैसा चल रहा है कि अभी बड़ा स्क्रिमिशेस चल रही हैं, वो थोड़ा बहुत कॉर्नर पे चल रहा है, लेकिन अगर इस तरह की कोई खबर है, ये सही है ये बात, तो हमास को एक्टिव होना पड़ेगा, जो अभी वो नहीं चाह रहे हैं। तो लेकिन जैसा भी कहा गया कि 1-2 दिन में उसका कंफर्मेशन इस फॉर्म में आएगा कि हमास एक्टिव ज्यादा हो जाएगा, डिस्पाइट कि वो नहीं चाहे। हमास जो लेबनानी साइड से
और हमास का जो रहेगा वो अपना प्रोपेगेंडा वार और ज्यादा बढ़ेगी। और जैसा अब इसमें भी बताया जा रहा है कि 300, मुझे जो लग रहा है कि नंबर जो है इसका बहुत बढ़ने वाला है, जिस तरह की आपने तस्वीरें दिखाई हैं। ठीक है सर, क्योंकि वहां बहुत ही इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, गाजा में हमास का आईडीएफ पर हमला हुआ है। हमास ने घात लगाकर निशाना बनाया है। इमारत में धमाके से आईडीएफ पर हमला किया गया है। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गाजा में हमास का आईडीएफ पर हमला होने की खबर, ये तस्वीरें आप देखिए। हमास ने घात लगाकर ये निशाना बनाया है। इमारत में धमाके से आईडीएफ पर हमला करने की कोशिश हमास की तरफ से की गई है। और देखिए धुएं का गुबार आपको दिख रहा है, सामने इमारतें हैं और वहां पर हमास ने ये अटैक किया है। दाइफ के खात्मे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, ये बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की मदद से दाइफ के ठिकाने को टारगेट किया गया है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इजराइल की तरफ से। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे पाई आईडीएफ को, ये अपने आप में एक बहुत सोचने की बात है। लेकिन खबर इस वक्त ये है कि जो जानकारी है कि दाइफ को मारने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इजरायली सेना ने इस्तेमाल किया और ये पता लगाया गया कि कहां पर है दाइफ। और इसके साथ एक और बड़ी खबर, अल मवासी में इजराइल ने तैनात किया विध्वंसक बम। इजराइल ने अमेरिकी MK-84 बम तैनात किए हैं और इन बमों को तैनात करने की बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो नुकसान है वो और ज़्यादा हमास को पहुंचाया जा सके। अल मवासी जहां पर दाइफ को मारा गया है, इजराइल ने वहां पर विध्वंसक बमों को तैनात किया है और इजराइल ने अमेरिकी MK-84 को बम को वहां पर तैनात किया है, जिसकी इंफॉर्मेशन इस वक्त आ रही है। मेजर जनरल हमारे साथ वीके दत्ता साहब बने हुए हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब, सर ये बताइए कि इस वक्त जानकारी है कि पहले तो अल मवासी में दाइफ का खात्मा किया गया, एआई का इस्तेमाल किया गया, तीसरी बात वहां पर विध्वंसक बम टारगेट किए गए हैं। इसका मकसद इजरायली सेना को किस तरह से हमास को जवाब देना है? अभी देखिए कि हमास की जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। उनका जितना हथियार असला इजिप्ट के माध्यम से, जिसको हम फिलाडेल्फिया कॉरिडोर बोलते हैं, उसके ऊपर भी इजराइल ने अभी बहुत हद तक नकेल कस दी है। अभी मेन रिटेलिएशन जो हमास कर पा रहा है दाने बाएं, हो सकता है नॉर्थ गाजा से या मिडल से, खान यूनिस में तो इनको अभी चारों तरफ से इजरायली फोर्सेस ने घेर रखा है। तो ये लिमिटेड होगा, लिमिटेड ये एंटी टैंक वेपन्स इस्तेमाल करेंगे, इजराइल के आर्मर या उनकी इन्फेंट्री को अम्बुश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बड़ी तादाद में जो रॉकेट अटैक और मिसाइल अटैक ये करने की क्षमता थी हमास की, वो तकरीबन अभी खत्म हो चुकी है। अभी इनके बिहाफ पे हिजबुल्लाह वहां से नर्दर्न इजराइल में या सदर्न लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर मिसाइल ड्रोन अटैक कर सकता है इन रिटेलिएशन टू अटैक बाय इजराइल इन गाजा। तो ये तो इनका मिली भगत है, क्योंकि जो प्रॉक्सीज है ईरान की, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूती हो या ईरान खुद हो, तो ये लगातार मिलके इजराइल के ऊपर हमला करते हैं। और सीरिया के अंदर भी इनके जो सेट्स हैं उधर से भी ये लोग इस्तेमाल करके सीरियन बॉर्डर से भी इजराइल के नॉर्थ इजराइल में हमले करने की कोशिश करते हैं जी। तो अभी हमास की खुद जो अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटी है बहुत हद तक रिड्यूस हो गई है। छोटे मोटे मिसाइलें जो कुछ बची होंगी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी टैंक वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिजिकल अम्बुश वगैरह करके इजरायली आईडीएफ को। प्रोफेसर राजन कुमार सभी के दत्ता साहब कह रहे हैं, थोड़ा माइन्यूट में आपसे विश्लेषण चाहूंगी। इसमें कहा गया कि एआई की मदद इजराइल की तरफ से ली गई दाइफ को पिन पॉइंट अटैक करने के लिए। एआई का इस्तेमाल कैसे किया गया होगा? देखिए, मैं तो एआई पढ़ाता भी हूँ और एआई जानता भी हूँ कुछ हद तक। तो एआई कुछ भी नहीं है। एआई का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल एक जो डेटा कलेक्शन है, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को बहुत ही फास्ट एनालाइज करके थोड़ा सा प्रिसीजन के साथ आप कैसे स्टैट्स के लिए उसको बता सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आज के टाइम पे एआई सब जगह यूज़ हो रहा है। आपके टीवी से लेके आपके बाकी जो वेपन्स हैं उसमें भी सब जगह।
तो डेटा को फास्ट कंपाइल करके बिल्कुल एक्यूरेट डेटा उससे निकाल के जो हमारे काम का डेटा है उसको बताया जाए। तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रहे होंगे उससे उनको पता चला कि यहाँ पे सर्टेन मूवमेंट्स हो रहे हैं जो कि सस्पिशन के दायरे में आते हैं। तो वहाँ पे उनके हमले हुए जो कि काफ़ी प्रेसिजन जो मिसाइल्स होते हैं उससे हमले किए गए, और उस कारण से आपने देखा कि वहाँ पे एक बिल्डिंग या जहाँ पे भी हुआ उसमें 100 से ज़्यादा जाने गए हैं और 200-300 लोग घायल हो गए हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग उसी ढंग से होता है, मिसाइल में एक प्रेसिजन स्ट्राइक के लिए होता है। ठीक है, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दाइफ के मारे जाने पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा हमास लीडर को मारने के आदेश दिए गए थे, ऑपरेशन का हर अपडेट मिल रहा था, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। और देर रात में ऑपरेशन अंजाम दिया गया, यानी कि अभी 24 घंटे इस ऑपरेशन को अंजाम दिए नहीं हुए हैं। आगे के कदम पर भी इजराइल विचार कर रहा है। अगर एक देश युद्ध के माहौल में ऐसा स्टेटमेंट देता है तो वो किस ओर इशारा है, ये भी अपने आप में समझना होगा। दाइव के खात्मे पर नया खुलासा भी सामने आ गया है। स्पेशल एयर स्ट्राइक के तहत किया गया है उसे ढेर। शिन बेट और आईडीएफ ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया और नेतन्याहू को हर पल का अपडेट दिया जा रहा था, जिसमें ये इंफॉर्मेशन शामिल थी कि किस तरह से दाइफ मिल गया है। जिस दाइफ के मारे जाने को लेकर दावे किए जा रहे हैं, कैसे मारा गया मोहम्मद दाइफ, आइए आपको बताते हैं। नेतन्याहू ने, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, आईडीएफ और शिन बेट को फ्री हैंड दिया। नेतन्याहू ने आदेश दिया कि हमास के सारे सीनियर लीडर्स खत्म होने चाहिए। दाइफ सलामा के खात्मे के लिए ये स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था। साथ ही ये इंफॉर्मेशन सामने आई कि शिन बेट आईडीएफ ने साझा प्लानिंग के तहत ये हमला किया। खान यूनिस के अल मवासी में सटीक हमले में कमांडर ढेर हुए हैं। दाइफ के साथ उसके 100 से ज्यादा लड़ाकों का भी खेल खत्म करने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है, जिसमें जानकारी यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री को ऑपरेशन के पल पल अपडेट दिए जा रहे थे। इस वक्त एसबी अस्थाना साहब का मैं रुख करना चाहूंगी। सना साहब, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्लियर नेतन्याहू तक पहुंच रही थी, लेकिन उन्होंने जो एक बात कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात यह है कि हम आगे के कदम पर विचार कर रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनके लिए ये ज़रूरी है कि इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाए, और ये भी वो अपनी प्रोमिनेंस दिखाना चाहते हैं कि मेरे आदेशों पे ये हो रहा है, ताकि उनके ऊपर जो उंगलियां इस समय उठ रही हैं, जो बहुत ज़्यादा उठ रही हैं, उनको वो थोड़ा सा शांत कर पाएँ कि नहीं, मेरी ज़रूरत है और अभी इन्वेस्टिगेशंस को थोड़ा सा रोक दिया जाए। एक बात। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, इजराइल के ऊपर अभी काफ़ी पूरे वर्ल्ड का क्रिटिसिज्म है कि आप ये नहीं बोल सकते कि एआई के कारण सिविलियन मारे गए। मैंने तो पिन पॉइंट टारगेट एआई के हिसाब से मारा था। तो ये बात भी आप जिसे कहना चाहिए ना, ये कोलेटरल डैमेज के लिए आप टेक्नोलॉजी को जिम्मेवार ठहराएं, ये भी कोई बहुत पूरा वर्ल्ड मानने को तैयार नहीं है। जो कोलेटरल डैमेज हैं वो हैं। दूसरी बात, जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, लड़ाई में हमास को मारने के लिए ये जब तक चलेगा तब तक तो ये और ज़्यादा भीषण चलता रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी। हमास की कैपेबिलिटी कमज़ोर हुई है, लेकिन हमास की स्ट्रैटेजी को भी अगर आप देखें, हमास की स्ट्रैटेजी इस समय ये है कि कैसे हम अपने आप को प्रिजर्व करें और किस तरीके से हम अपने आप को बचाएं। इस समय वो पलटवार करने की जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है तब तक वो पलटवार करने की स्ट्रैटेजी में नहीं है। इसके अलावा हिजबुल्लाह उनकी तरफ से पलटवार करे, ये उनकी स्ट्रैटेजी चल रही है। और मुझे लग रहा है कि आगे का जो आप देखेंगे लड़ाई का तरीका, वो इस मुताबिक चलेगा, जहां तक मेरा मानना है। जी, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इजरायली स्ट्राइक पर फिलिस्तीन का दावा, जहां पर जानकारी ये है कि उनके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि हमले में 15 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीन की तरफ से दावा किया गया है इजरायली स्ट्राइक पर फिलिस्तीन में ये जानकारी सामने आ रही है कि हमले में 15 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। और इसी के साथ ही अब आपको एक नए वॉर सेंटर पर लेकर चलते हैं। इजराइल लेबनान युद्ध, धर्म युद्ध का बारूद। लेबनान से इजराइल पर भीषण हमले। लेबनान से इलाट पर रॉकेट अटैक किया गया है। आयरन डोम ने कई रॉकेट को मार गिराया है। लेबनान से इजराइल पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। और ऐसे में अब आप ये समझिए कि इस वक्त किस तरह से पूरी दुनिया
उस युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है जिसे वर्ल्ड वॉर 3 कहा जाता है। लेबनान से इजराइल पर भीषण हमले की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लेबनान से इलाट पर रॉकेट अटैक हुआ है। आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार गिराया है। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। इजरायली सेना को बनाया गया है निशाना। वेस्ट बैंक के रामल्लाह में दागे गए हैं कई रॉकेट धमाकों से दहला है रामल्लाह शहर। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक के रामल्लाह के रॉकेट दागने की तस्वीरें हैं, जहां पर कई रॉकेट दागे गए हैं। इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि रॉकेट धमाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लेबनान में से इलाट पर रॉकेट अटैक हुए हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेबनान को इजराइल की बड़ी धमकी, जिसमें जीए पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी दी गई है, चेतावनी दी गई है। लेबनान ने पावर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी है। 2006 में भी पावर प्लांट पर हमला हुआ था और उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। लेबनान को इजराइल की बड़ी धमकी। जानकारी है कि जीए पावर प्लांट को उड़ाने की चेतावनी है। लेबनान ने पावर प्लांट की सुरक्षा बढ़ाई है। 2006 में भी इस पावर प्लांट पर अटैक हुआ था। एक और बड़ी खबर, लेबनान में जीए पावर प्लांट पहुंचा है TV9। पावर प्लांट से TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल की धमकी के बाद प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के भीषण हमले जारी हैं। इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट अटैक हुए हैं। हनीता मिसगांव इलाके में ताबड़तोड़ बमबारी हुई है। दोनों जगह IDF ने बनाया था ठिकाना। जासूसी उपकरण को भी नष्ट किया गया है। लेबनान में जहां इजरायली फौज ने हमला किया, वहां TV9 इकलौता ऐसा चैनल है जो पहुंचा हुआ है। हमारे रिपोर्टर सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट जरूर देखिए। मैं इस समय मौजूद हूं इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के आखिरी गांव सरबीन में, और आप देखें तो ये आपको नजर आएगा कि कल रात कहा जा रहा है कि यहां पर इजराइल ने अपने कुछ रिटालिएटरी फायर किए थे, जिसकी वजह से इस पूरे घरों को, आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा। अगर आप देखें ये पूरे घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, और ख़ास बात यह कि यहाँ पर इस तरीके के निशान आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। सरबीन यानी वो देसी, आप समझ सकते हैं कि दरअसल की जो पूरा 150 से 180 किलोमीटर का करीब करीब जो ब्लू लाइन है, जो बॉर्डर है लेबनान का और इजराइल का। हालांकि बॉर्डर दोनों तरफ से इसको माना नहीं जाता, लेकिन अनऑफिशियली इसको एक बॉर्डर के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इसी के पास करीबन 14 से 15 ऐसी पॉइंट्स हैं जो कन्फ्लिक्ट पॉइंट के तौर पर जिन्हें देखा जाता है। और आप देखें तो यहाँ पर अटैक किया गया है, और दरअसल इजराइल हर उस इलाके को अटैक कर रहा है, खासतौर पर रिहायशी इलाकों को जहाँ पर उसको हिजबुल्लाह के होने का अंदेशा मिलता है। और अगर आप देखें तो ये अटैक किए गए थे, और ऐसे अटैक अगर आप देखें सामने सारी बिल्डिंगों के ऊपर आपको इनके निशान देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देखें तो वहाँ पर भी इसी तरीके की बिल्डिंग को अटैक किया गया है। और ख़ास बात ये, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की कि आखिरकार कितना इम्पैक्टफुल रहता है जब ड्रोन से या फिर आर्टिलरी से यहाँ पर अटैक किया जाता है। और ख़ास बात ये कि इस पूरे इलाके को अगर आप देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आइए आगे तक आपको दिखाएं और समझाएं कि इस समय यहाँ की हालात क्या है। और इस समय हम वॉर जोन में हैं। वॉर जोन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी यहाँ पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार फायर चल रहा है, काउंटर फायर चल रहे हैं। देखिए, और ये शेल्स के टुकड़े हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। मेरे कैमरा पर्सन आपको आगे की तरफ लेके चले तो अभी ये घर खाली कर दिए गए हैं। ये घर इसलिए खाली कर दिए गए हैं क्योंकि अब यहाँ पर कोई शख्स नहीं है। मेरे कैमरा पर्सन निशांत, आप आइए और ये देखिए इम्पैक्ट देखिए। ये घर खाली कर दिए गए। वो सामने अगर आप जो दिख रहा है वो इजराइल का इलाका है, और इजरायली फोर्सेस वहाँ से मॉनिटर करती हैं, और उसी के बाद
वहाँ से ड्रोन या फिर मिसाइल से टारगेट किया जाता है। और ये आखिरी घर हैं ब्लू लाइन के आसपास बॉर्डर इलाकों में, लेबनान और इजराइल के बीच ये बॉर्डर है और इस पे करीब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखिए पूरे घर खाली कर दिए गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से अगर आप कहूँ कि लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब अटैक के बाद देखिए यहाँ इन घरों को खाली कर दिया गया है। और कल कहा जा रहा है कि यहाँ पर अटैक किए गए हैं और लगातार यहाँ पर पिछले कई दिनों से देखिए खिड़कियाँ विड़कियाँ सब टूटी हैं। इम्पैक्ट कितना ज़्यादा तेज़ था इस अटैक का आप देख सकते हैं। घरों को खाली करा दिया गया है। यहाँ पर आपको शेल्स के टुकड़े भी नज़र आ जाएंगे और देखिए ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है और जैसा तैसा था ये अब इस समय लोग इसको वैसे ही छोड़कर यहाँ से भाग गए हैं, छोड़ गए हैं, निकल गए हैं। ये देखिए इस तरफ अगर आप देख रहे हो पूरा बर्बाद आपको नज़र आएगा। ये इसके साथ भी जो घर था उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ के ऐसे हालात जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता, मैं सीधे इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका रुख करना चाहती हूँ और मैं इस वक्त अपने व्यूवर्स के जरिए ये समझना चाहती हूँ कि क्या एक बार फिर से हम वो तस्वीरें देखने वाले हैं लेबनान में जो गाजा में दिख रही थी, जहाँ पर इतनी ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटी हुई हैं और एक बार फिर से वही हालात लेबनान में बनते दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब भी हिजबुल्लाह लेबनान की धरती से नर्दर्न इजराइल के ऊपर हमला करेगा, आप यकीनन माने कि इजराइल का रिटेलिएशन इक्वल और मोर प्रोपोर्शन में जाएगा। और हमेशा जब भी हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हुआ है, इजराइल के एयर और उनकी जो मिसाइल जो उनकी आर्टिलरी ने चुन चुन के टारगेट्स को बर्बाद किया, उनके कमांडरों को भी मारा है। तो अभी जब ये रॉकेट और मिसाइल फायर कर रहा है हिजबुल्लाह, हालांकि उनके पास बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट मिसाइल्स हैं जो इजराइल के तकरीबन सब शहरों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने साइप्रस को भी धमकी दी थी कि अगर आपके जमीन से जो एयरफोर्स यूज करता है, चाहे इजराइल करे, चाहे अमेरिका करे, चाहे ब्रिटिश के जो जहाज है वो करे, तो साइप्रस को भी टारगेट करेगा। तो हिजबुल्लाह के पास में काफी बड़ी तादाद में रॉकेट कैपेबिलिटी है, मिसाइल कैपेबिलिटी है। लेकिन इजराइल जब उनको टारगेट करेगा तो वो उनके सारे वो सेंटर जहाँ पे इनकी स्टोरेज है मिसाइल की, जो इनके कमांड सेंटर हैं या इनके जो एरिया है जहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन है, उनको जरूर तबाह करेगा। और ये आप देखेंगे अगले कुछ घंटों के अंदर इजराइल का काउंटर स्ट्राइक 100% जाएगा। ये बिल्कुल इनका जो वॉर स्ट्रेटेजी है, इसमें तुरंत इक्वल और ऑपोजिट एंड मोर इन प्रोपोर्शन वो स्ट्राइक करेंगे। तो ये लगातार अभी तबाही अगर शुरू हो गई तो लेबनान की भी तबाही होगी, लेबनान के सिविलियन की भी बर्बादी होगी, उनकी भी अपरूटिंग होगी, उनको भी रिफ्यूजी कैंप में जाना पड़ेगा। तो क्या लेबनान चाहेगा उसके साथ वही घटे जो गाजा के अंदर घटा है? तो यह भी देखने का बात है कि अभी लेबनान की गवर्नमेंट क्या करेगी। हिजबुल्लाह तो कर ही रहा है जो कर रहा है ईरान की प्रॉक्सी के तहत, और आगे चल के जो काउंटर स्ट्राइक आएगा इजराइल का, उसके बाद जो हिजबुल्लाह करेगा, तो ये एस्केलेशन लेडर है। अगर ये सीज फायर नहीं हुआ, कोई नेगोशिएशन नहीं हुई, हमास के अंदर गाजा के अंदर ये युद्ध बंदी नहीं हुई, तो ये एस्केलेशन जो है किसी भी दर्जे तक जाके ऊपर आगे बढ़ सकता है। सुशील कुमार सिंघल जी से मेरा अगला कमेंट है, जैसा वीके दत्ता साहब कह रहे हैं, सुशील कुमार सिंघल जी, ये जो एक कहा जा रहा है कि मध्यस्थता की स्थिति, ऐसी फिलहाल तो कोई स्थिति बनती दिख नहीं रही है। क्या लेबनान में भी वही विध्वंस हम देखने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जैसा हमने गाजा में देखा? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि पहले कहा गया कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो है कुर्सी बहुत हालत खराब है। तो उनका अपनी मंशा ये है कि जितने दिन ये वार चल सके उतना उनके लिए अच्छा है, वो अपनी लीडरशिप दिखाना चाहते हैं। और इसीलिए वो नेगोशिएशन जो चल रहे हैं, अमेरिका इतनी कोशिश कर रहा है, अभी डिस्कशन अभी चल रहा है कतार में, उसमें भी उनकी इच्छा नहीं है कि उसमें कि ये कोई सक्सेस मिले। और लेबनान के साथ में जो है, अगर वो उनकी फोर्सेस अपनी इजराइल को ये इसमें ग्राउंड फोर्सेस की अगर बात करने लगेंगे तो ये एक बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति बनेगी, वो इजराइल के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी।
क्योंकि इसके जो एस्केलेशन जो होगा वो बिल्कुल कंट्रोल किसी से नहीं हो पाएगा, और अमेरिका मेरे विचार से पूरी कोशिश करेगा कि इजराइल इस तरह का ग्राउंड फोर्सेस एटलीस्ट ना यूज करे। केवल जो है मे बी अटैक, जैसा भी जनरल साहब ने कहा कि वो इजराइल क्योंकि उनका तो ये प्रैक्टिस है कि एक बार अटैक का वो 4 बार अटैक करते हैं उसका बदला लेने के लिए, तो वो स्थिति उनकी करेंगे। वो आई एम श्योर कि वो अटैक होगा इजराइल की तरफ से, वो चल भी रहे हैं अभी जो है इजराइल की तरफ से। तो मेरे विचार से ग्राउंड फोर्सेस तो अभी स्थिति नहीं बन सकती, उस बनेगी, और इजराइल को अमेरिकन एंड दूसरा जो है कंट्रीज हैं काफी प्रेशर में रखेंगे। लेकिन तो सर एक बात और है, विचार- जैसा आप कह रहे हैं कि लगातार इजराइल अटैक करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि लेबनान में हिजबुल्लाह भी बहुत मजबूत हुआ है, और इस मजबूती का खमियाजा क्या लेबनान की जनता को अटैक वर्सेस अटैक के जरिए झेलना पड़ेगा। इधर बड़ी खबर, लेबनान के विदेश मंत्री इजराइल को धमकी दे रहे हैं, लेबनान पर हमले का अंजाम विनाशकारी होगा। युद्ध लेबनान इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, युद्ध को लेकर लेबनान पूरी तरह अलर्ट है। तो इजराइल लेबनान युद्ध किस तरह से धर्म युद्ध का बारूद बन गया है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल अब्दुल्ला बो हबीब जो विदेश मंत्री हैं लेबनान के, उन्होंने कहा है कि लेबनान पर हमला हुआ तो पूरे इलाके को हम उसको फैलाएंगे उस युद्ध को, और इजराइल ने अटैक किया तो पूरे इलाके में विनाश विध्वंस होना तय है। जंग से जॉर्डन, सीरिया जैसे देश भी फिर नहीं बचेंगे, ये लेबनान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है। लेबनान इजराइल दोनों ही हथियारों के साथ तैयार हैं, दोनों ही देश जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी ये यहूदी और इस्लाम के बीच विध्वंस, जिसे हम धर्म युद्ध का बारूद कह रहे हैं, क्या वो आने वाले वक्त में अब हकीकत में तब्दील होने वाला है? प्रोफेसर राजन कुमार, इस बीच में आपसे इसी सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ, जिस बात का जिक्र लेबनान के विदेश मंत्री कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सर अब यही हालात बनने जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल मानेगा नहीं, हिजबुल्लाह रुकेगा नहीं? देखिए, धर्म युद्ध की स्थिति तो कुछ हद तक है, लेकिन उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है, मैं बता दूं। क्योंकि देखिए, अभी जो जॉर्डन है वो जॉर्डन जो है वहाँ पे जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जॉर्डन अमेरिका के साथ उनकी संधि बड़ी अच्छी है। जो इजिप्ट, मिस्र जिसको बोलते हैं, उसके संबंध अमेरिका के साथ अच्छे हैं। कतर है, वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस भी मौजूद हैं। तो जो सुन्नी फोर्सेस हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे उनके साथ नहीं है। सऊदी अरबिया उनके साथ अभी कुछ नहीं है। फिर देखिए कि हमास एक सुन्नी फोर्स है, लेकिन उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। और फिर जो हिजबुल्लाह, हमास और हूती हैं, ये जो ईरानियन वक्त के सपोर्टेड फोर्सेस हैं, वो शिया फोर्सेस हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहूदी और इस्लाम के बीच में युद्ध हो, लेकिन अभी जो है वहाँ पे युद्ध शिया फोर्सेस ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, और उसमें हमास है जो कि सुन्नी फोर्स है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, जब युद्ध का ग्राउंड धर्म से जोड़ दिया जाता है तो वो और ज़्यादा विध्वंसक होता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।